वाई फोकस ऑन द सिविक्स एनसीईआरटी, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन पॉलिटी एंड द गवर्नेंस। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे अच्छी पकड़ चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्पेशली इंडियन पॉलिटी पे अच्छी पकड़ आपको चाहिए, तो बेसिक बेसिक डेफिनेशन चाहिए। जैसे सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है। यूपीएससी ने कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में डिफरेंस आपसे पूछा था अपने मेंस एग्जामिनेशन में, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चंस कहां से देखने को मिल रहे हैं, एनसीईआरटी से देखने को मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन की जो भाषा है इट इज क्वाइट लीगल, बहुत लीगल है और टेक्निकल भाषा है, जो समझने में दिक्कत होती है आम इंसान को। हर किसी के बस की बात नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना और समझना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए आपको एक फाउंडेशन की जरूरत पड़ेगी कि यार यहाँ पे ये सब चीजें लिखी हुई है, इनका मतलब क्या क्या है। वहां पे तो लिख दिया वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये चीज लिखी हुई है प्रियम्बल में सबसे पहले, बट कौन है वो लोग जिन लोगों ने प्रियम्बल बनाए, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। वी हियर बाई इनेक्ट अडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई किसने आपको ये पावर दी कि आप अडॉप्ट कर सको, इनेक्ट कर सको इस कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये सारी चीजें आप कहां से समझ सकते हो, एनसीईआरटी से समझ सकते हो। तो सबसे पहले आपका जो फाउंडेशन है वो कौन बना के देगा, आपको एनसीईआरटी बना के देगी। सेकंड थिंग, क्लियर सिंपल एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्स्टिट्यूशन जैसा अभी ये बता रहा था, अभी अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो जस्ट गो एंड डाउनलोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट उठा के आप देखोगे, तब यू विल फाइंड कि यार आर्टिकल नंबर 1 ठीक है समझ में आ गया, 2 समझ में आएगा। जैसे आर्टिकल नंबर 4 के बाद सिटीजनशिप वाले पार्ट में आप जाओगे तो विल फाइंड कि यार ये हो क्या गया अचानक से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब फंडामेंटल राइट्स में जाओगे तो बहुत छोटी छोटी, आर्टिकल नंबर 12 में सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई है, आर्टिकल 13 में डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, भाई लॉ का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब क्या है, वो सारी चीजें बेयर एक्ट में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो वो सारी चीजें समझने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, किसी रेफरेंस बुक के लिए। और रेफरेंस बुक में भी आप यकीन मानो कि रेफरेंस बुक समझने के लिए भी यू विल नीड सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको जरूरी है, और वो क्लियर लैंग्वेज में होना बहुत जरूरी है, सिंपलर लैंग्वेज में होना बहुत जरूरी है। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स अमंग यू ऑल्सो यू विल फाइंड कि हम लोग नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, हम लोगों ने कभी भी ये सब चीजें नहीं देखी हैं, इसलिए हमको स्ट्रांग होल्ड पाने के लिए एक बार एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी हो जाता है। तीसरे पॉइंट की बात करें, फ्रीक्वेंटली रेफरेंस इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एंड द मेंस एग्जामिनेशन। जैसा बार बार बता रहा हूं, अगर पीवाईक्यूज की अच्छी तरीके से एनालिसिस करोगे तो पाओगे कि देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस कि जहां पे यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन कहां से पूछा, एनसीईआरटी से पूछा है, और रिटन बाय द एक्सपर्ट्स अलाइंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप एनसीईआरटी का फर्स्ट सेकंड पेज खोलोगे, उसमें बताया जाता है कि किन लोगों ने आपके एनसीईआरटी की किताब लिखी है, उन नाम को आप पढ़ोगे और नाम क्या, डेजिग्नेशन जब आप पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि यार इतनी अच्छी किताबें, इतने अच्छे राइटर्स के द्वारा अगर हम कहीं बाहर से खरीदेंगे तो यू विल फाइंड कि हमको 10 किताबें पढ़नी पड़ेगी, तब जाके हमको कुछ चीजें समझ में आएंगी। लेकिन वो 10 राइटर अगर एक ही किताब को लिख रहे हैं, दैट मीन्स ये किताबें कैसी होंगी, बहुत ज्यादा अच्छी किताबें आपको देखने को मिलती हैं।